हेलो फ्रेंड्स, क्या आप इंजीनियरिंग सिविल सर्विसेज को टारगेट कर रहे हैं या यूपीपीएससी एई को टारगेट। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि यूपीपीएससी एई 2024 में अपना न्यू एग्जाम पैटर्न जारी किया गया है, जिसमें उसने नॉन टेक के पार्ट्स को भी ऐड किया गया है। अगर हम बात करते हैं नॉन टेक पार्ट्स की, तो नॉन टेक पार्ट्स में टोटल 22 टॉपिक्स को ऐड किया गया है, जो पहले से ही आपके इंजीनियरिंग सिविल सर्विसेज में एडिड है। तो ऐसे में वो स्टूडेंट जो इंजीनियरिंग सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहा है या फिर यूपीपीएससी एई को टारगेट कर रहा है, तो ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए काफी यूजफुल होने वाला है, जहां पे हम बात करेंगे आपके पास नॉन टेक पार्ट्स की। नॉन टेक पार्ट्स के जितने भी 22 टॉपिक्स आपके यूपीपीएससी एई के अंदर पूछे गए हैं, और जो भी आपका इंजीनियरिंग सिविल सर्विसेज का नॉन टेक पार्ट्स होगा, उन सभी पार्ट्स को यहाँ पे हम कवर करेंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और आप हमारी एप्लीकेशन ऐप पर भी विजिट कर सकते हैं डियर। जहाँ पे हम बात करेंगे आज आपके पास एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक की, जहाँ पे हम डिस्कस करेंगे आपके पास बेसिक ऑफ एनर्जी एंड इन्वायरमेंट्स के बारे में। बेसिक ऑफ एनर्जी एंड इन्वायरमेंट से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके एग्जाम के अंदर पूछे जा सकते हैं, उन सभी क्वेश्चंस को यहाँ पर हम कवर करेंगे आपके पास 5 से 6 पार्ट्स के अंदर। सबसे पहला सवाल जो स्टूडेंट्स का यहाँ पे ये उठता है कि सर हमने थ्योरी पार्ट तो कवर नहीं किया है, क्या हम डायरेक्ट क्वेश्चंस यहाँ पे लगा सकते हैं। जी हाँ, आप डायरेक्ट क्वेश्चंस यहाँ पे हम लगा सकते हैं। हमने क्वेश्चन को इस तरह से फ्रेम किया गया है ताकि आपका थ्योरी पार्ट्स भी कवर हो जाए और साथ साथ में आपकी प्रैक्टिस भी बहुत अच्छे से हो जाए। तो आइए बात करते हैं आज के इस सेशंस के अपने पहले क्वेश्चंस की। तो ये रहा पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर। देखिएगा, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। यहाँ पे हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस तो कर ही रहे हैं, साथ साथ में मैं आपका इसका थ्योरी पार्ट्स भी कवर करूंगा। जैसे ही आपका कंसेप्ट क्लियर होगा और जैसे ही आप अपने इस टॉपिक्स को कवर करोगे, तो 5 से 6 वीडियोस के अंदर जब आप लास्ट में इसका एनालिसिस करोगे, तो आपको ये चीज जरूर देखने को मिलेगी कि सर आपका थ्योरी पार्ट्स भी कवर हो गया है और आपका प्रैक्टिस भी बहुत अच्छे से कवर हो गया है। तो देखते हैं क्वेश्चंस क्या बोल रहा है। क्वेश्चंस बोल रहा है हाइड्रोजन फ्यूल सेल आर एमर्जिंग एज ए फ्यूल ऑफ द फ्यूचर ड्यू टू इट्स पोटेंशियल टू एड्रेस एनर्जी क्राइसिस, कंसीडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग दिस। यानी कि किसकी बात कर रहा है, आपके पास हाइड्रोजन फ्यूल सेल की बात कर रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम जानेंगे कि सर हाइड्रोजन फ्यूल सेल होता क्या है, हाइड्रोजन फ्यूल सेल और एज ए फ्यूल सेल में क्या डिफरेंस है सर, उसको भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं आपके पास हाइड्रोजन फ्यूल सेल की, तो ये कॉम्बिनेशन होता है किस किस का सर, एनोडिक रिएक्शन प्लस कैथोडिक रिएक्शन। तो हम लिख सकते हैं सर ये क्या होता है सर, आपके पास कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, कॉम्बिनेशन किस किस का सर, एनोड प्लस कैथोड रिएक्शंस का। तो सारे पॉइंट डिस्कस करेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम एनोड रिएक्शंस प्लस कैथोड रिएक्शन का, कैथोड रिएक्शन। तो अगर मैं यहाँ पे रिएक्शंस बनाना चाहूं तो रिएक्शंस बनेंगे यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन आयंस प्लस वाटर्स। जब आपस में रिएक्ट करेगा तो यहाँ पे क्या होगा, आपका वाटर्स निकलेगा H2O प्लस आपकी इलेक्ट्रिक एनर्जी बोलो या हीट एनर्जी क्या होगी सर, रिलीज होगी। क्लियर है। तो देखिएगा यहाँ पे पॉइंट्स बनना शुरू हो गए हैं और आपका कंसेप्ट बनना भी शुरू हो गया। पहला कॉम्बिनेशन आपने बताया, दूसरा सर आपने रिएक्शंस फॉर्म की, और थर्ड क्या होता है कि जो हाइड्रोजन फ्यूल सेल होता है इसमें क्या होता है, इसमें सर आपका केमिकल एनर्जी इसमें कन्वर्ट होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो यहाँ पे क्या होता है सर, केमिकल एनर्जी। तो यहाँ पे लिख सकते हैं केमिकल एनर्जी कन्वर्टेड किसमें होती है सर, आपके पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो ये भी हम लिख सकते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी। क्लियर है, ये पॉइंट डिस्कस हो गया है। फोर्थ पॉइंट्स की अगर हम बात करते हैं तो फोर्थ पॉइंट्स क्या बनता है कि जो सर आपके पास क्या होता है सर, आपके पास हाइड्रोजन फ्यूल सेल होता है, आपके पास मोर इन्वायरमेंटल फ्रेंडली होता है। तो ये भी आप लिख सकते हैं सर, मोर इन्वायरमेंटल फ्रेंडली होता है। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे भी देख सकते हैं स्टेटमेंट। पहले हम टॉपिक्स को कवर कर लेते हैं, फिर हम अपनी स्टेटमेंट डिस्कस करेंगे डियर। क्लियर है, तो सारे पॉइंट्स यहाँ पर आपको क्लियर हो गए होंगे जो कि आपके एग्जाम ओरिएंटेड बन सकते हैं। तो पहली स्टेटमेंट क्या बोल रही है कि हाइड्रोजन फ्यूल सेल कन्वर्टेड केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। बिल्कुल, हाइड्रोजन फ्यूल सेल के अंदर क्या होता है, आपकी केमिकल एनर्जी किसके अंदर कन्वर्ट हो जाती है सर, हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये पहली स्टेटमेंट आपके पास क्या हो गई है सर, ट्रू हो गई है भाई। क्लियर है।
नेक्स्ट स्टेटमेंट की बात करते हैं, दे आर मोर इन्वायरमेंटल फ्रेंडली एज कंपेयर टू अदर फ्यूल लाइक कोल एंड नेचुरल गैस। बिल्कुल, जब भी हम फ्यूल गैस की बात करते हैं तो फ्यूल गैस में क्या होता है, आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड गैस का एमिशन होता है और साथ में आपकी हीट एनर्जी रिलीज होती है। बट जब हम हाइड्रोजन फ्यूल सेल की बात करते हैं तो हाइड्रोजन फ्यूल सेल में किसका एमिशन होता है, आपका इलेक्ट्रिक एनर्जी प्लस आपका वाटर रिलीज होता है डियर। क्लियर है, फर्क सिर्फ इतना है। क्लियर है, बिल्कुल से। तो अगर हम बात करते हैं सेकंड स्टेटमेंट, तो सेकंड स्टेटमेंट भी क्या हो गई सर, आपके पास ट्रू हो गई है। थर्ड देखते हैं, द ओनली कंसर्न इज रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड, कि जो हाइड्रोजन फ्यूल सेल होता है वो क्या रिलीज करता है, कार्बन डाइऑक्साइड। नहीं सर, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज नहीं करता, वो क्या रिलीज करता है, आपके वाटर प्लस आपकी इलेक्ट्रिक एनर्जी को रिलीज करता है डियर। क्लियर है, इलेक्ट्रिक एनर्जी को आप क्या बोल सकते हैं सर, आप अपना हीट एनर्जी भी बोल सकते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड तो नहीं होगा, ये किस में रिलीज होता है, ये आपका फ्यूल सेल में रिलीज होता है। तो ये जो स्टेटमेंट है आपके पास एक किसकी है सर, फ्यूल सेल की है। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गई सर, मेरे पास फॉल्स हो गई है। तो देखिएगा, जहां पे भी आपको ऑप्शन में थर्ड स्टेटमेंट दिखाई दे रहा है उसको आप एलिमिनेट करो। देखिएगा, सी में भी आपका थर्ड है तो सर सी भी नहीं हो सकता, डी में भी थर्ड है सर ये भी नहीं हो सकता। सर ओनली थ्री तो सर आपका गलत ही है, क्योंकि फ्यूल सेल में होता है। हाइड्रोजन फ्यूल सेल में सिर्फ आपका वाटर और इलेक्ट्रिक एनर्जी रिलीज होती है। बट अगर हम बात करते हैं ऑप्शन बी की, तो ऑप्शन बी में बोल रहा है 1 एंड 2, यानी कि आपका आंसर क्या हो जाएगा सर, आपका आंसर हो जाएगा सर बी इज द राइट आंसर। तो आप इसको क्लिक कर सकते हैं। क्लियर है, तो हाइड्रोजन फ्यूल सेल से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो हमने यहाँ पे क्या कर लिया है, डिस्कस कर लिया है। और देखिएगा, यही 3 पॉइंट्स थे जहां से आपकी स्टेटमेंट पूछी गई थी। क्लियर है, तो आपका यहाँ पर हाइड्रोजन फ्यूल सेल भी क्लियर हो गया होगा और आपके पास एज ए फ्यूल गैस भी आपको क्लियर हो गई होगी डियर। ठीक है, फ्यूल गैस से क्या होता है, आपका कार्बन डाइऑक्साइड प्लस आपकी इलेक्ट्रिक एनर्जी रिलीज होती है। बट हाइड्रोजन फ्यूल सेल से क्या होता है, आपका वाटर प्लस इलेक्ट्रिक एनर्जी रिलीज होती है। क्लियर है, यस सर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या बोल रहा है, कंसीडर द फ्लोइंग गैसेस कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड का सिंबल्स क्या है, CO2 है। अगर मीथेन की बात करते हैं तो मीथेन का क्या है सर, CH4 है। हाइड्रोजन की बात करते हैं तो H2 है। कार्बन मोनोऑक्साइड की बात करते हैं तो CO है। नाइट्रोजन की बात करते हैं तो N2 लगाते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड की बात कर लेते हैं तो SO2 है। विच ऑफ द अबव आर कॉन्स्टिट्यूटेंट ऑफ सिन गैस, किसकी बात की जा रही है, सिन गैस की बात की जा रही है। सिन गैस को हम एक और नाम से भी जानते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं सर, सिंथेसिस गैस के नाम से भी जानते हैं डियर। तो सिन गैस क्या होता है सर, आपके पास एक सिंथेसिस गैस। तो आप यहाँ पे लिख दीजिएगा, सिंथेसिस गैस भी इसको जानते हैं डियर। ये क्या होता है, इट इज द कंबस्टिबल मिक्सचर, गैस मिक्सचर। ये क्या है सर आपके पास, इट इज द कंबस्टिबल गैस मिक्सचर। तो ये भी लिख सकते हैं आप, कंबस्टिबल गैस मिक्सचर है। क्लियर है, बिल्कुल सही। और अगर हम बात करते हैं इसके सर किसकी कॉम्पोजिशन, ये इंपॉर्टेंट है, कॉम्पोजिशन की बात कर लेते हैं कि किस किस का कॉम्पोजिशन है। तो इसको आप हाईलाइट कीजिएगा। सबसे ज्यादा अमाउंट जो होता है यहाँ पर इसका किसका होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड का होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड का होता है, फिर आपके पास मीथेन का होता है। मीथेन के बाद अगर हम बात करते हैं हाइड्रोजन की, और हाइड्रोजन से हम बात करते हैं सर आपके CO2 की बात कर लेते हैं। क्लियर है, अगर हम बात करते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड का कितना होता है सर आपके पास, ये आपके पास 30 से 60% होता है। अगर मीथेन की बात करते हैं तो मीथेन कितना होता है, 25 से 30% होता है। क्लियर है, सॉरी मीथेन, मीथेन आपके पास 0 से 5%, सॉरी 0 से 5% होता है। और अगर हम हाइड्रोजन की बात करते हैं तो हाइड्रोजन कितना होता है सर, 25 से 30%। तो हाइड्रोजन यहाँ पर 25 से 30% रहता है। और अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड की बात करते हैं तो ये कार्बन डाइऑक्साइड 5 से 15% होता है। तो देखिएगा, आपको क्लियर हुआ होगा, सिन गैस को हम एज ए सिंथेसिस गैस के नाम से भी जानते हैं। ये क्या है सर, कंबस्टिबल गैस मिक्सचर है। किस किस का कंपोजिशन है, कार्बन मोनोऑक्साइड कितना है सर यहाँ पर आपके पास, 30 से 60%। तो कार्बन मोनोऑक्साइड है यहाँ पर, बिल्कुल सही। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा आप 30 से 60%। तो ये हो जाता है सर हमारे पास 30 से 60%। उसके बाद मीथेन की बात करते हैं तो मीथेन कितना होता है, CH4, 0 से 5%, 0 से 5% होता है। और अगर कार्बन डाइऑक्साइड की बात करते हैं तो सर 5 से 15% के बीच में होता है। क्लियर है, बचता आपके पास हाइड्रोजन। हाइड्रोजन कितना होता है सर हमारे पास, 25 से
30%। तो ये जो 4 है आपके पास 1 2 3 4 ये आपके मेन कॉन्स्टिट्यूटेंट है। तो 1 2 3 4 1 2 3 4 देखिएगा ऑप्शन ए में आपके पास ही नहीं है तो ए भी नहीं हो सकता, सी भी नहीं हो सकता, डी भी नहीं। तो मोस्ट प्रोबेबिलिटी क्या रहेगा 1 2 3 4 5 यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड का भी कुछ अमाउंट होता है। क्लियर है? तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपके पास कौन सा हो जाएगा सर? बी हो जाएगा। तो यहाँ से आपको ये चीज क्लियर होनी चाहिए कि मेजर क्या रहता है, सिन गैस में मेजर क्या रहता है? कार्बन मोनोऑक्साइड, और उसके बाद हाइड्रोजन रहता है 25 से 30%। कार्बन डाइऑक्साइड कितना रहता है? 5 से 15%। मीथेन कितना रहता है? 0 से 5% रहता है। क्लियर है? और सल्फर डाइऑक्साइड रहता है आपके पास पॉइंट के रिस्पेक्ट में होता है। क्लियर है? यस सर। नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि which of the following is considered as the disadvantage of the most of the renewable energy source। किसकी बात कर रहा है वो? रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स। रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स को शॉर्टकट में लिख सकता हूं मैं RES। आर का मतलब है रिन्यूएबल, ई का मतलब है एनर्जी और एस का मतलब है सोर्स। देखिएगा जब हम बात करते हैं एनर्जी सोर्स की तो एनर्जी सोर्स हमारे पास मेनली कितने टाइप्स के होते हैं? 2 टाइप के। एक होता है आरईएस। आरईएस का मतलब क्या होता है? रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स। रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स को हम किस नाम से जानते हैं सर? इसको ग्रीन एनर्जी के नाम से भी जानते हैं। तो ये भी आपको क्वेश्चंस में पूछा जा सकता है, किसके नाम से जानते हैं इसको सर? ग्रीन एनर्जी के नाम से भी। और अगर आप यूपीपीएससी एई के उन 22 टॉपिक को देखोगे तो वहां पे आपको ग्रीन एनर्जी टॉपिक देखने को मिलेगा। तो ग्रीन टॉपिक यही है जो मैं आपको कवर करवा रहा हूं। ग्रीन एनर्जी इज आल्सो कॉल्ड रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स। और दूसरा कौन सा होता है? NRES। एन का मतलब होता है नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स। देखिएगा अगर हम बात करते हैं रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स की, इनकी एबिलिटी क्या होती है? इनकी जो एबिलिटी होती है ये इंपॉर्टेंट है। इनकी एबिलिटी होती है कि इनको हम रिन्यू कर सकते हैं, रिन्यूड कर सकते हैं, और इनको हम रिप्लेनिश्ड कर सकते हैं, रिप्लेनिश्ड कर सकते हैं। ये ध्यान रखना है आपके। बट जब हम बात करते हैं किसकी सर? नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स की, तो नॉट इनकी एबिलिटी कैसी होती है सर? इनकी जो एबिलिटी होती है, एबिलिटी में सिर्फ नॉट लगा दीजिएगा, एबिलिटी नॉट। ना तो सर इसको हम रिन्यूड कर सकते हैं, रिन्यूड भी नहीं कर सकते हैं, और रिप्लेनिश्ड भी नहीं कर सकते हैं डियर। ये एबिलिटी होती है जिनका हम एक बार यूज कर सकते हैं, पुनः उनका दोबारा यूज नहीं कर सकते हैं। अब क्वेश्चन ये भी उठता है कि सर जब हम बात करते हैं कि इनको रिन्यूड कर सकते हैं और रिप्लेनिश कर सकते हैं, बार बार उनका हम यूज कर रहे हैं, तो ऐसे सोर्स कहाँ से मिलते हैं हमें? तो ऐसे सोर्स जो हमें मिलते हैं वो हमें नेचुरल सोर्स से मिलते हैं। तो इट कम्स अंडर, किसके अंदर आते हैं? कम्स किसके अंदर आते हैं? ये आपके पास नेचुरल सोर्स के अंदर मिलते हैं, हमें नेचुरल सोर्स से मिलते हैं। और अगर हम बात करते हैं नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स, ऐसे सोर्स जिनका हम एक बार यूज कर सकते हैं, पुनः हम यूज नहीं कर सकते, तो ये कहां से मिलते हैं हमें? ये हमें जो मिलते हैं कम्स आर्टिफिशियल सोर्स से, आर्टिफिशियल। ठीक है, बिल्कुल सही। तो सर आप क्या इसके एग्जांपल बता सकते हैं कि इसके कौन कौन से एग्जांपल हो सकते हैं? देखिएगा आर्टिफिशियल कम्स में मतलब हम नेचुरल्स की बात करते हैं, जैसे आपका सोलर एनर्जी हो गया, सन से मिलता है हमें, सन इसका मेन सोर्स है। सन इसका जब मेन सोर्स है तो उससे हम निकाल सकते हैं सोलर एनर्जी, सोलर एनर्जी हो गया। ठीक है, सोलर एनर्जी के बाद अगर हम बात करते हैं एयर से क्या निकाल सकते हैं हम? विंड एनर्जी बता सकते हैं। ठीक है, विंड एनर्जी से अगर हम बात करते हैं किसकी सर? थर्मल एनर्जी, थर्मल एनर्जी की बात कर सकते हैं। ठीक है, ये एग्जांपल है कौन कौन से? सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, थर्मल एनर्जी। ठीक है, और आपको वाटर से भी निकाल सकते हैं आप वाटर एनर्जी, वाटर एनर्जी। क्लियर है? बिल्कुल सही। बट जब हम नॉन रिन्यूएबल सोर्स की बात करते हैं तो इसमें कौन कौन से आते हैं सर? इसमें जैसे आपका कोल हो गया, कोल हो गया, आपका कैरोसिन हो गया, कैरोसिन हो गया। ठीक है, आपका पेट्रोल हो गया, पेट्रोल हो गया, आपका डीजल हो गया, एक्सेट्रा। क्लियर है? बिल्कुल सही। अब देखिएगा जो भी आपको कहाँ मिल रहे हैं? नेचुरल सोर्स से मिल रहे हैं, तो इनकी क्वांटिटी क्या होती है? मतलब ज्यादा होती है। ठीक है, हम बोल सकते हैं अनलिमिटेड क्वांटिटी, तो हम लिख सकते हैं अनलिमिटेड, अनलिमिटेड क्वांटिटी। ठीक है, बट जब हम इसकी बात करते हैं तो इसकी क्वांटिटी कैसे होती है सर? आपके पास लिमिटेड क्वांटिटी होती है, लिमिटेड क्वांटिटी होती है। क्लियर है? बिल्कुल सही। अब देखिएगा जो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स होता है क्या होता है आपके पास? मोर इन्वायरमेंटल फ्रेंडली। ठीक है, तो ये हम लिख सकते हैं मोर इन्वायरमेंटल फ्रेंडली, इन्वायरमेंटल फ्रेंडली होता है।
ये लेस होता है, लेस इन्वायरमेंटल फ्रेंडली। बहुत सारी इसका आप एडवांटेज बता सकते हैं, डिसएडवांटेज बता सकते हैं। क्लियर है। अब देखिएगा, जो भी हमारे पास रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स होते हैं उसके लिए हमें क्या चाहिए सर, ज्यादा एरिया रिक्वायर्ड होता है। नॉन रिन्यूएबल सोर्स के लिए क्या चाहिए, हमें ज्यादा एरिया रिक्वायर्ड नहीं चाहिए होता है। अगर हम बात करते हैं रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स की तो यहाँ पे हमें ये शॉर्ट पीरियड्स में मिल जाता है। अगर हम बात करते हैं नॉन रिन्यूएबल सोर्स की, तो अगर आपको क्या चाहिए, कोल, केरोसिन, पेट्रोल, डीजल चाहिए, तो इसमें आपको मिलियंस ऑफ ईयर लग जाते हैं। क्लियर है, ये बात ध्यान रखना। यहाँ पे क्या आता है, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स से आपका पॉल्यूशन क्रिएट नहीं करता, बट नॉन रिन्यूएबल सोर्स से क्या होता है, आपका पॉल्यूशन क्रिएट करता है। अगर हम बात करते हैं इसका इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, एक्सपेंसिव है। ठीक है, हम बात कर सकते हैं कैसा है, मोर इंफ्रास्ट्रक्चर इज एक्सपेंसिव। बट अगर हम बात करते हैं नॉन रिन्यूएबल सोर्स की, तो ये है लेस एक्सपेंसिव है। क्लियर है, तो ये आप देख सकते हैं। तो यही बोला है हाई मेंटेनेंस कॉस्ट। नहीं, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स या ग्रीन एनर्जी, इसकी कॉस्ट क्या होती है सर आपके पास, लेस होती है या लो होती है, लो कॉस्ट। अगर हम बात करते हैं एग्जॉस्टिबल एनर्जी सोर्स, नहीं सर, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स को हम एग्जॉस्टेड नहीं कर सकते हैं। बट अगर हम बात करते हैं नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स, तो इसको हम एग्जॉस्ट कर सकते हैं। तो ये सर नॉट, नहीं कर सकते हैं सर। तो ये भी फॉल्स है, पहला भी फॉल्स हो गया है, दूसरा भी फॉल्स हो गया है। तीसरा बोला है अनरिलायबल सप्लाई, बिल्कुल सही। बट इसकी सबसे बड़ी जो ड्रॉबैक्स है वो अनरिलायबल सप्लाई है। हाई वेस्ट डिस्पोजल कॉस्ट, नहीं हाई कॉस्ट नहीं है सर, लो है इसकी। ठीक है, बिल्कुल सही। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चंस भी क्लियर हो गया है और आपको रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स और नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स का आपको डिफरेंस भी क्लियर हो गया होगा। क्लियर है। अब बात करते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस की। नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या बोल रहा है कि विच ऑफ द फ्लोइंग पेयर्स ऑफ पावर प्रोजेक्ट इज नॉट करेक्टली मैच। कुछ आपके पास पावर प्रोजेक्ट दिए गए हैं और बताना है। अगर मैं ओकाई डैम्स की बात करता हूं तो ये कहाँ पे बना है डियर, ये आपके गुजरात में बना है। कहाँ पे बना है भाई, ये गुजरात में। गुजरात को मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूँ जीटी। कहाँ बना है, गुजरात में। सर इसका कंस्ट्रक्शन कब हुआ है, इसका कंस्ट्रक्शन हुआ है सर आपके पास 1972 में हुआ है। इसका कंस्ट्रक्शन किसने किया था सर, इसका कंस्ट्रक्शन बेल ने किया था भाई। किसने किया था, बेल ने किया था, BHEL। क्लियर है। ये किसके अंदर आता है, ये किस तरह का पावर प्लांट है, थर्मल पावर प्लांट है। ठीक है, थर्मल पावर प्लांट को हम लिख सकते हैं TPP। ठीक है, थर्मल पावर प्लांट। तो अगर हम बात करते हैं पहला, तो पहला ऑप्शन क्या हो गया सर हमारे पास, ट्रू हो गया है। नेक्स्ट देखते हैं पपनाजम डैम। अगर हम बात करते हैं पपनाजम डैम की, तो पपनाजम डैम कहाँ पे है सर आपके पास, ये तमिलनाडु में है, तमिलनाडु। तो तमिलनाडु को मैं लिखता हूँ TN। इसका कंस्ट्रक्शन कब हुआ था सर, बहुत पुराना डैम है, 1924 में हुआ था। कब हुआ था, 1924 में। और अगर हम बात करते हैं किसके अंदर आता है, NHPC के अंदर आता है, नेशनल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, NHPC। तो कैसा है ये, पावर प्रोजेक्ट, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। तो इसका मतलब भी क्या हो गया, सेकंड भी क्या हो गया सर मेरे पास, ट्रू हो गया है। उसके बाद हम बात करते हैं बेरासियोल। अगर बेरासियोल की बात करता है, ये कहाँ पे कंस्ट्रक्ट किया गया है सर, ये हिमाचल प्रदेश में कंस्ट्रक्ट किया गया है। कहाँ पे, चंबा डिस्ट्रिक्ट में। कौन सी नदी पे बना है सर, ये रावी नदी पे बना है। और इसका अगर हम बात करते हैं फर्स्ट पावर स्टेशन जो जनरेट किया गया था वो 1982 में कन्वर्ट किया गया था। किसके अंडर आता है सर, ये आपके पास, ये भी सर आपका नेशनल हाइड्रो पावर कॉर्पोरेशन के अंदर आता है। तो ये भी विंड पावर से रिलेटेड नहीं है, किससे रिलेटेड है सर, पावर कॉर्पोरेशन से। तो अगर मैं बात करता हूँ सी ऑप्शन आपके पास क्या हो गया है, फॉल्स। तो आपको तो फॉल्स ही देखना था ना भाई, तो फॉल्स के लिए मतलब बी हम आप सही हो गया है। डी देखते हैं केगिया। अगर हमें बात करता हूँ कैगिया डैम की, तो कैगिया कहाँ पे है सर, आपका कर्नाटका में है। कहाँ पे है जी, कर्नाटका। तो कर्नाटका में हम लिख सकते हैं के में है। ठीक है, ये किसके अंदर आता है, ये सर आता है आपके पास न्यूक्लियर पावर प्लांट, न्यूक्लियर पावर प्लांट NPP। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं तो ये भी क्या हो गया सर आपके पास, सही हो गया है, ट्रू। तो आपको तो सिर्फ फॉल्स देखना था ना भाई, तो फॉल्स कौन सा हुआ सर आपके पास, ये ट्रू है भाई। ठीक है, सिर्फ आपका बेरासियोल, और बेरासियोल हिमाचल प्रदेश के रावी नदी चंबा डिस्ट्रिक्ट के अंदर बना गया है डियर। क्लियर है, यस सर। अब बात कर लेते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की। ये रहा लास्ट क्वेश्चन, क्या बोल रहा है, कंसीडर द फ्लोइंग फैक्टर्स, माइनिंग, ग्रेविटेशनल एनर्जी, वोल्केनिक एरप्शन, अर्थक्वेक वेव्स, व्हिच ऑफ द अबव फैक्टर गिव सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट इंटीरियर ऑफ द अर्थ।
कि नीचे ऊपर दिए गए 4 ऑप्शन में से कौन से ऐसे ऑप्शंस है जो आपको फैक्ट करते हैं किसको, इंफॉर्मेशन अबाउट इंटीरियर ऑफ द अर्थ। जब भी हम बात करते हैं फैक्टर्स इंटीरियर ऑफ द अर्थ के बारे में, तो यहाँ पर हम मेनली दो फैक्टर को डिस्कस करते हैं। एक रहता है डायरेक्ट सोर्स और दूसरा रहता है आपके पास इनडायरेक्ट सोर्स। डायरेक्ट सोर्स में हम बात करते हैं, सबसे पहले आता है आपके पास वॉल्केनिक एरप्शन। कौन सा आता है सर? वॉल्केनिक एरप्शन, ठीक है। और अगर मैं बात करता हूं उसी तरह से दूसरा, तो दूसरा आता है सर हमारे पास माइनिंग, ठीक है। ये किसके अंदर आता है? डायरेक्ट सोर्स। इनडायरेक्ट सोर्स की अगर मैं बात करता हूं तो इनडायरेक्ट में कौन कौन से आते हैं सर आपके पास? जैसे ग्रेविटेशनल एनर्जी, ग्रेविटेशनल एनर्जी, ठीक है। और उसके बाद अगर हम बात करते हैं सेकंड की, सेकंड आता है आपके पास अर्थक्वेक वेव, जिसको आप सिस्मिक वेव भी बोल सकते हैं, अर्थक्वेक वेव्स। और अगर मैं बात करता हूं थर्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, क्लियर है। तो ये आपको यहाँ पे क्लियर हुए सोर्स, डायरेक्ट सोर्स होते हैं, कुछ इनडायरेक्ट सोर्स होते हैं। माइनिंग की बात करता हूं तो माइनिंग के लिए कैसा है? डायरेक्ट सोर्स, तो डीएस लिखता हूं। ग्रेविटेशनल कैसा है? इनडायरेक्ट, आईएनडीएस, ठीक है। वॉल्केनिक कैसा है सर? डायरेक्ट सोर्स है। अर्थक्वेक कैसा है? इनडायरेक्ट सोर्स है, आईएनडीएस का मतलब इनडायरेक्ट। तो आपसे तो ये पूछा था कि कौन से, तो चारों के चारों ऑप्शन सही है, बिल्कुल सही। बट क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि ऊपर दिए गए में से कौन से है जो डायरेक्ट है और कौन से ऐसे जो इनडायरेक्ट है। तो डायरेक्ट में अगर हम बात करते हैं माइनिंग आता है और वॉल्केनिक एरप्शन आता है। इनडायरेक्ट की अगर हम बात करते हैं तो ग्रेविटेशनल एनर्जी आता है और अर्थक्वेक वेव्स आता है डियर। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। अगर आप चाहते हैं यूपीपीएससी एई को टारगेट करना या इंजीनियरिंग सिविल सर्विसेज के नॉन टेक पार्ट्स को कवर करना, तो आप हमारे चैनल्स एंड हमारी एप्लीकेशन ऐप पर विजिट कर सकते हैं, जहां पर आपके यूपीपीएससी एई के 22 टॉपिक्स को कवर करवाया जाएगा। साथ में आपको इंजीनियरिंग सिविल सर्विसेज के नॉन टेक पार्ट्स का पीवाई को भी कवर करवाया जाएगा।